बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है बिनाक स्पेसेस। बिनाक स्पेसेस बेसिकली पीछे हमने नॉर्म्ड स्पेस पढ़ा था, तो ये कंप्लीट नॉर्म्ड स्पेस इसका नाम दूसरा नाम है, या ये कह लें कि कंप्लीट नॉर्म्ड स्पेस हो तो उसे बिनाक स्पेस भी कहते हैं। अ सीक्वेंस एक्स एन इन एन, एन यहाँ पे क्या है, नॉर्म्ड स्पेस है, इज सेड टू बी कॉची सीक्वेंस in n if for any epsilon greater than 0 there is a natural number n naught such that for all there exists n naught belongs to n। मतलब कि यहाँ पे एक दो डेफिनेशन हैं जो बिनाक स्पेसेस में यूज़ होनी है, जैसे कि कॉची सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है। ये चीज़ें हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद बिनाक स्पेस की डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। अगर आपने कॉची सीक्वेंस को देखना है तो कॉची सीक्वेंस का ये है कि आप एक्स एम और एक्स एन लेते हैं, ठीक है। ये दो एलिमेंट्स हैं, दो नंबर्स आपने उठाए हैं, उनका माइनस करके इसको जब मोड लेते हैं तो ये लेस देन एप्सिलॉन आता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो m और ये वाला जो n है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू n नोट होता है, वो नंबर जो हमने नॉर्म्ड स्पेस से लिया होता है। ये है कॉची सीक्वेंस, ठीक है। अगर बात करें कंटिन्यूटी में और कॉची सीक्वेंस में क्या फ़र्क है, तो वो ये फ़र्क है, देखिए इसमें भी लेस देन एप्सिलॉन ही है, लेकिन इसमें उसने बात की है m और n की, और m और n दोनों क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट होनी चाहिए। कंटिन्यूटी में क्या होता है, दो फंक्शंस होते हैं, ऐसे ही माइनस हो रहा होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, लेस देन एप्सिलॉन होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये जो अंदर वाले इसकी टर्म्स है ना, x और a, इनका जो माइनस करके इनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, वो लेस देन अगर डेल्टा हो तो वो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। तो आपने कॉची सीक्वेंस और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को मिक्स नहीं करना, ठीक है। तो कॉची सीक्वेंस कौन सी सीक्वेंस है, वो जिसमें हम दो एलिमेंट्स दो सीक्वेंस लें। यहाँ पे अब देखें एक्स एन को, जिस सीक्वेंस को आपने कॉची सीक्वेंस प्रूव करना है वो आपने सेकंड टर्म पे नंबर पे रखनी है, सही है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने एक्स एन को प्रूव करना है, तो इसके अलावा एक और सीक्वेंस ले ली, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, नॉर्म डी ये लेस देन अगर एप्सिलॉन आए, और वहाँ पे एम और एन क्या है, उस एन नोड से जो हमने नॉर्म्ड स्पेस से नंबर लिया हुआ है उससे बड़े हों, तो इस सीक्वेंस को कहेंगे कॉची सीक्वेंस। तो इसका मतलब है कॉची सीक्वेंस क्या है, उसमें हम नॉर्म्ड लीनियर स्पेस से एक एलिमेंट एन नोट लेते हैं, ठीक है। जब एन नोट ले रहे हैं तो उस एन नोट के बाद जितने भी आने वाले टर्म्स एलिमेंट्स होते हैं उन सबका जो डिफरेंस होता है वो एप्सिलॉन से लेस होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, m और n क्या है, लेट कर लिया हमने कि वो ग्रेटर देन n नोट है, तो फिर जब ये n नोट से ग्रेटर है तो इनका जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब कन्वर्जेंट देख लेते हैं कि अब किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कब कहते हैं। अब यहाँ पे दो सीक्वेंस लेनी है आपने और उनका सब्ट्रैक्शन करके उन दोनों टर्म्स को n नोट से कंपेयर करना है। यहाँ पे क्या है, कन्वर्जेंट में उस सीक्वेंस को आप कन्वर्जेंट कहेंगे। अब यहाँ पे जो जिसको आपने कन्वर्जेंट कहना है उसको आपने पहले रखना है, सही है। तो उस सीक्वेंस को आप कन्वर्जेंट कहेंगे जिसमें आप जो इनका जो डिफरेंस है नॉर्म है ये लेस देन एप्सिलॉन तो होता है, कंडीशन तो बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे आपने कोई और सीक्वेंस नहीं लेनी होती, ठीक है। अब यहाँ पे जो n है, ठीक है, ये जो सीक्वेंस की nth टर्म है वो जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट होनी चाहिए, और वो n नोट हमने किससे लिया था, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस से। तो अ सीक्वेंस एक्स एन इज इन n इज सेड टू बी कन्वर्जेंट टू n x बिलोंग्स टू n इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज अ नेचुरल नंबर n सच दैट, यहाँ पे जो n नोट सच एक नेचुरल नंबर है उससे भरा होना चाहिए वो n जो हम nth टर्म है सीक्वेंस की। देन है हमारे पास अ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। तो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस वो स्पेस होती है, मैट्रिक्स स्पेस होती है जिसमें हर कॉची सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रही होती है। अब देखिए कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस को पर समझने के लिए हमें कॉची सीक्वेंस की और कन्वर्जेंस सीक्वेंस की ना डेफिनेशन पता होनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने आपको पहले कन्वर्जेंट की और कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन करवाई है। तो ऐसी मैट्रिक्स स्पेस, जिस मैट्रिक्स स्पेस भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में उसको बता दिया था कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। तो ऐसी मैट्रिक्स स्पेस जिसमें हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही हो उसे कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस कहते हैं। तो अब हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि कंप्लीट क्या है, ये भी एक टर्म है जिसकी हमें नहीं पता, तो वो भी देख लेते हैं। अ स्पेस इज सेड टू बी कंप्लीट इफ़ एवरी सीक्वेंस इन एक्स इज कन्वर्जेंट। तो किसी भी स्पेस को कंप्लीट कब कहते हैं, जब उसकी हर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही हो, ठीक है। तो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस क्या हुआ, ऐसी मैट्रिक्स स्पेस
जिसकी हर कॉची सीक्वेंस, यहाँ पे स्पेसिफिक आ गई एक सीक्वेंस का नाम कॉची सीक्वेंस, जहाँ पे हर कॉची सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रही हो, उसे कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बिनाक स्पेस। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आए हैं। बिनाक स्पेस क्या है? अ कंप्लीट मैं साथ साथ आपको बताते जाती हूँ, डेफिनेशन से रिवाइज करवाते जाती हूँ। कंप्लीट क्या है? वो सीक्वेंस, वो स्पेस जो जहाँ पे हर सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रही हो, ठीक है। तो अ कंप्लीट नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एन इज सेड टू बी बिनाक स्पेस इफ एन एज अ मीट्रिक स्पेस विद मेट्रिक डिफाइंड बाय द नॉर्म ऑफ एन इज़ कम्प्लीट। यानी कि वो बिनाक स्पेस जिसमें जो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस में जो एन है उसकी जो नॉर्म है वो कंप्लीट हो। आप इसको ये शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं, अ कंप्लीट लीनियर स्पेस इज कॉल्ड अ बिनाक स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने छोटा सा ऊपर एमसीक्यूज भी लिखा हुआ है कि बिनाक स्पेस किसके इक्वल है? नॉर्म्ड लीनियर स्पेस की डेफिनेशन हो और कंप्लीट की डेफिनेशन हो, उन दोनों को मिला दे तो वो बिनाक स्पेस बन जाती है। इसके बाद हमारे पास एक एमसीक्यूज भी है, एक्स एंड वाई भी बिनाक स्पेस। उसने क्या है, एक्स और वाई क्या है? बिनाक स्पेस है। जब आप एक्स को वाई को मल्टीप्लाई करते हैं इस नॉर्म के साथ के नॉर्म ऑफ एक्स और वाई इज इक्वल टू है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स क्रॉस वाई। अब यहाँ पे देखिए, अगर एक्स और वाई बिनाक स्पेस हैं तो उनका प्रोडक्ट भी तो एक बिनाक स्पेस ही होगा। तो ये चीज़ें इसका आंसर क्या आएगा? बिनाक स्पेस। फिर है हमारे पास बेसिस ऑफ अ नॉर्म्ड स्पेस। हमने पीछे नॉर्म्ड स्पेस पढ़ लिया सबसे पहले लेक्चर में, उसके बाद बिनाक स्पेस पढ़ा। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि नॉर्म्ड स्पेस की बेस क्या है, ठीक है। तो अ कलेक्शन बी इज इक्वल्स टू E1 E2 अप टू En। यहाँ पे जो E1 E2 En है ये बेसिस का कलेक्शन है, ठीक है। ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ नॉर्म्ड स्पेस n इज सेड टू बी बेसिस। अब यहाँ पे ये जो E1 E2 En क्या है? किसके एलिमेंट्स हैं? नॉर्म्ड स्पेस n के ही एलिमेंट्स हैं। तो उसने कहा है कि इनको बेसिस आप तब कहेंगे जब ये प्रॉपर्टीज जो है वो फुलफिल हो रही होंगी। नंबर 1 की जो सेट बी है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे जो स्केलर्स हैं उस उन देखें, लीनियर कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? AX1 A+AX2, यानी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके आपने एडिशन में लिखा हो वेरिएबल्स को। तो वहाँ पे जो स्केलर्स हैं अगर उनके ऊपर डिपेंड ना कर रहा हो हमारे पास सेट जो होता है वो फिर उसे कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो द सेट बी इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। नंबर 2 है फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एन देयर आर यूनिकली डिटरमाइंड स्केलर्स। यानी ऐसा नहीं है कि आपके पास x1 के लिए भी एक स्केलर है, x2 के लिए भी वही स्केलर है, x3 के लिए भी वही स्केलर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास हर x के लिए यूनिक स्केलर होना चाहिए, और वो यूनिक स्केलर इस तरह का होना चाहिए कि जब आप उसके ऊपर उस वेरिएबल में से उसकी बेसिस उन स्केलर्स को बेसिस के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, यानी A1 E1 A2 E2 और A अप टू AN EN। तो और जब उस वेरिएबल में से उस नंबर में से उसको माइनस करें और लिमिट अप्लाई करें तो उसका आंसर 0 आए। इस तरह के यूनिक स्केलर्स होने चाहिए। इफ़ B इज़ द बेसिस फॉर N देन X बिलोंग्स टू N इज़ यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज। देखें, अब ये चीज़ हल करके आंसर 0 आ जाता है। अब इसकी ऐसे दो कंडीशन में होता है। ऐसे दो कंडीशन में कब होता है? जब आपके पास ए का आंसर 0 हो, सॉरी ए का आंसर पॉजिटिव में हो, दूसरे की वैल्यू नेगेटिव में हो, और दोनों इक्वल हो, तो वो कैंसिल हो जाती है और आंसर 0 आता है। ये उस केस में, ठीक है। या दूसरा केस ये होता है कि आपके पास डिवीजन में कोई चीज़ हो और कैंसिल आउट होकर चीज़ें 0 आ जाए। लेकिन यहाँ पे तो डिवीजन वाला केस ही नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? देखिए, ज़ीरो कब आएगा? जब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल होंगी, यानी यहाँ पे हम x को यूनिकली एक्सप्रेस कर सकें इस फॉर्म में। तो x इज इक्वल्स टू समेशन i इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रही है। ए आई का मतलब है ये इन्फिनिटी तक टर्म्स है, और ई आई द सीरीज इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ x, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बेसिस हम नॉर्म स्पेस के किसको कहेंगे? उस सेट को कहेंगे जिसके ऊपर दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हों। एक प्रॉपर्टी ये है कि वो सेट बी जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरा कि उसमें हर एक के लिए एक स्पेसिफिक स्केलर मौजूद होना चाहिए और उसको हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सके इस फॉर्म में, और एक्स जो है वो इस फॉर्म में यूनिकली एक्सप्रेस हो सके, और इसको हम कहेंगे एक्सपेंशन ऑफ एक्स है। देन है हमारे पास अ नॉर्म्ड स्पेस एन इज सेड टू बी
फाइनाइट डिमेंशनल, कब उसे फाइनाइट डिमेंशनल कहेंगे? जब उसकी बेस ही फाइनाइट डिमेंशनल होगी। फॉर एग्जांपल देखें, अगर आपने कोई घर बनाना है तो जितनी आप ईंट लगाएंगे उतना ही खुला कमरा बनेगा। क्या उससे ज़्यादा बन सकता है? नहीं। सेम वैसे ही जितनी फाइनाइट बेसिस होगी उतनी ही फाइनाइट डिमेंशन में वो नॉर्म्ड स्पेस होगी। अदरवाइज एन इज सेड टू बी इनफाइनाइट डायमेंशनल। नेक्स्ट ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है कि आपके पास आर एस टू पावर यानी रियल नंबर का जो रियल स्पेस है उसकी बेसिस क्या होंगी। तो वो कुछ इस तरह से है, E1 इज इक्वल टू 1 0 अप टू 0, यानी पहले 1 जो है इस तरह से ट्रैवल करेगा। सबसे पहले फर्स्ट पे टर्म में आएगा, फिर सेकंड पोजीशन पे आएगा, और EN होगा 0 अप टू, ये चलता जाएगा और लास्ट पे 1 होगा। तो ये एज अ बेसिस होगी रियल स्पेस की। नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वेक्स सेट पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड थ्योरम्स करेंगे।